हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं RW वॉरियर क्लासेज। तो यहाँ तक जो है जीत जीत में निरखत हूँ, चैप्टर 8 तक जो है क्लास 10th का जो है पढ़ा चुके थे। उससे आगे जो है पढ़ाने वाले आज। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नमा शुरू करते हैं। चैप्टर 9 में है आवनियो। आवनियो ये जो है ललित है। क्या है? ललित। आवनियो पाठ की कौन सी विधा है? तो ललित रचना है। आवनियों के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 में हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। अशोक वाजपेयी कहाँ के मूल निवासी थे? तो मध्य प्रदेश के निवासी थे। अशोक वाजपेयी के माता और पिता का क्या नाम था? तो माता का नाम था निर्मला देवी और पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू की थी? तो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल से। अशोक वाजपेयी ने एमए कहाँ से किया था? तो दिल्ली से। यह किसके लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादक कृतियाँ प्रकाशित है? तो अशोक वाजपेयी जी की। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी जी की है। तत्पुरुष, कहीं नहीं तो थोड़ी सी जगह इत्यादि किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की है। आवनियो कहाँ स्थित है? तो दक्षिण फ्रांस में स्थित है। आवनियो क्या है? तो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। लेखक कितने वर्ष पहले आवनियो गए थे? तो 10 वर्ष पहले गए थे। लेखक आवनियो में कितने दिन रुके? तो 19 दिन रुके। लेखक ने 19 दिन के प्रवास में आवनियों को कितनी कविताएं और गद्य लिखे? तो 35 कविताएं और 27 गद्य लिखे थे। फ्रांस एक प्रमुख कला केंद्र रहा, आवनियों का रहा। रोम नदी के दूसरी ओर बसा एक छोटा सा शहर कौन था? तो विलनव था। विलनव है तो एक छोटा सा गांव। अशोक वाजपेयी आवनियों साथ ले गए थे तो हिंदी का टाइपराइटर, कुछ पुस्तकें और कुछ संगीत के टैप ले गए थे। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक किसका धार्मिक उपयोग रहा? तो ला सत्रुज का। ला सत्रुज क्या है? तो ईसाई मठ है ला सत्रुज। पिकासो की कृति का क्या नाम है? तो मादा लोजे द आवनियो। रोन नदी के किनारे बसे शहर का क्या नाम था? तो आवनियो नाम था। प्रत्येक वर्ष आवनियो में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो रंग समारोह आयोजित होता है। विलनव और आवनियो के बीच में कौन सी नदी है? तो रोन नदी है। आवनियो क्या है? तो ईसाई मठ है। आवनियो में रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखने वाले अतिथिवादी कवि है तो आंद्रे विर्ता, रेने सा और पॉल एलियार, सभी ये सब ठो लिखने वाले। अशोक वाजपेयी ललित रचना है तो आवनियो। आवनियो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा है। कैसा शहर है? तो पुराना शहर है। लेखक आवनियो किस लिए गए थे? तो रंग समारोह में भाग लेने के लिए गए थे। पीटर ब्रूक का विवाद प्रस्ताव महाभारत पहल कहाँ प्रस्तुत किया जाने लगा था? तो आवनियो में। ला सत्रुज को किसने बनवाया था? तो फ्रेंच शासकों ने बनवाया था। कारसुथियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है तो ला सत्रुज का है। जारशाही कहाँ है?
तो रूस में है। आबनियो किस नदी पर स्थित है? तो रोन नदी पर स्थित है। अशोक वाजपेयी को किस नदी के किनारे किसकी कविता याद आती थी? तो विनोद कुमार शुक्ल की याद आती थी। अशोक वाजपेयी नदी की तुलना किससे करते हैं? तो कविता से करते हैं। अशोक वाजपेयी को नदी के किनारे विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी कविता याद आती थी? तो नदी चेहरे लोगों के। तो चलिए 10वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 10वां चैप्टर का नाम है मछली। मछली ये कहानी है। तो मछली पाठ कौन सी विधा है? तो ये कहानी है। मछली पाठ के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 को। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से। नौकर की कमीज किसकी उपन्यास है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी की है। पेड़ पर कमरा और विश्वविद्यालय किसकी 2 प्रसिद्ध कहानी है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी की है। विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला था? तो 1997 में मिला था। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1990 में मिला था। मछली कहानी किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो महाविद्यालय से लिया गया है। लेखक के घर मछली कौन खाता था? तो उसके पिताजी खाते थे। पिताजी के बाजार से किसकी मछलियां लाई थी? तो 3 लाई थी। कितनी मछलियां? 3 लाई थी। पिताजी द्वारा बाजार से लाई गई 3 मछलियों में कितनी मछली मरी थी? तो 1 मछली मरी थी। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो उसकी माँ पीस रही थी। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो उसकी माँ ने मना किया था। मछली को कौन काट रहा था? तो भग्गू काट रहा था। मछली छूते हुए कौन हिचक रहा था? तो संतू हिचक रहा था। बच्चे मछली लेकर कहाँ घुस गए? तो पतली गली में। बच्चे के मन में मछली के प्रति क्या अभिलाषा थी? तो एक मछली को कुआं में छोड़कर बड़ा करने की। किसने कहा था मरी हुई मछली की आंखें में परछाई नहीं दिखती? तो दीदी ने। मछली की तरह कौन तड़प रही थी? तो दीदी तड़प रही थी। मछली कहानी में दीदी का प्रेमी कौन था? तो नरेन था। पिताजी ने भग्गू से किसके हाथ तोड़ने के लिए कहा? तो नरेन का हाथ तोड़ने को कहा। अरे अरे कहता हुआ संतू के पीछे कौन भागा? भग्गू ने भागा। मोहरा नदी शहर से कितनी है? 3 मील दूर है। घर में कौन हल्की हल्की सिसकियां ले रही थी? तो दीदी ले रही थी। पूरे घर में कैसा गंधा रही थी? तो मछलियों की। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो मछली मांगना चाहता था। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मध्य वर्ग का। खरीदे गए मछली में कितनी मछलियां जिंदा थी? तो 2 मछलियां जिंदा थी, 1 मरी थी। पिताजी किसके नाराज थे? किससे नाराज थे? तो नरेंद्र से नाराज थे। संतू किस कहानी का पात्र है? तो मछली का पात्र है। परिवार के किस सदस्य ने मछली जैसा समानता दिखाई पड़ी? तो दीदी। महाविश्वविद्यालय नामक कहानी संग्रह किस रचना की है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी की है। मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में छोड़ने के लिए भागे थे। संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ
खड़ा हो गया तो मकान के नीचे। चलिए 10वां चैप्टर ख़त्म हो गया और जो 11वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो 11वां चैप्टर है नौबत खाने में इबादत। तो चलिए शुरू करते हैं। नौबत खाने में इबादत पाठ की कौन सी विद्या है? तो ये व्यक्तिगत चित्र है। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र है। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो 1977 में। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। यतीन्द्र मिश्र ने हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किस विद्यालय से किया था? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से किया था। किस लेखक को राजीव गांधी एकता पुरस्कार, राजा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया? तो यतीन्द्र मिश्र जी को। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था, डुमरांव में 1916 ईस्वी में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां के परदादा कौन थे? तो उस्ताद सलार हुसैन था। सुशीर वाद्य यंत्रों में शाह की उपाधि किससे है? तो शहनाई को। बिस्मिल्लाह खां नमाज में क्या मांगते थे? तो मालिक एक सूर वक्त दे। बिस्मिल्लाह खां के साथ मुस्लिम धर्म का कौन सा पर्व जुड़ा था? मुहर्रम जुड़ा था। बिस्मिल्लाह खां जब भी कहीं प्रोग्राम करने जाते थे तो किस और मुंह करके शहनाई बजाते थे? तो विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बजाते थे। संस्कृति की पाठशाला है तो काशी की। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। बिस्मिल्लाह खां को मिल चुका था भारत रत्न। बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के थे तो पूरक थे। कौन सा शहर आज भी संगीत के स्वर पर जगती है? तो काशी। कहाँ मरने पर भी मंगल माना जाता है? तो काशी में। किस व्यक्ति को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और भारत रत्न से नवाजा गया? तो बिस्मिल्लाह खां को। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो बिस्मिल्लाह खां है। इबादत का अर्थ क्या होता है? उपासना होता है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है तो शहनाई से है। फटा सूर न बख्शे लुंगिया का क्या, आज फटी तो कल सिल जाएगी। उपयुक्त कथन किसका है? तो बिस्मिल्लाह खां का है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है तो काशी है। नौबत खाने में इबादत का अर्थ क्या होता है? तो प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। नौबत खाने में इबादत पाठ में लेखक किन व्यक्तिगत चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो बिस्मिल्लाह खां जी का। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? तो अमरुद्दीन नाम था। बिस्मिल्लाह खां को रियाज के लिए कहाँ जाना पड़ता था? तो पुराना बालाजी मंदिर जाना पड़ता था। 5-6 वर्ष डुमरांव में बिताकर कमरुद्दीन कहाँ आए थे? तो काशी आ गए थे। शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता था? तो रीड नरकट का। सरलून बाई थी तो गायिका थी। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलाम हुसैन कहाँ के निवासी थे? तो डुमरांव के निवासी थे। अमरुद्दीन या कमरुद्दीन किसका नाम था? तो बिस्मिल्लाह खां का नाम था। अरब देश में फूंक कर बजाने जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी होती है वह क्या कहते हैं? नय कहती है। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? यार
जुलाहो के नाम से किया। तो चलिए 11वां चैप्टर स्टार्ट हुआ। 12वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो 12वां चैप्टर का नाम है शिक्षा और संस्कृति। चलिए स्टार्ट करते हैं शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति पाठ की कौन सी विधा है? तो शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो करमचंद गांधी नाम था। महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था? तो पुतली बाई नाम था। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो पोरबंदर और उसके आसपास से। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कब और कहाँ गए थे? तो 4 दिसंबर 1888 ईस्वी को लंदन यूनिवर्सिटी गए थे। महात्मा गांधी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे? तो 1893 से 1914 तक रहा था दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो 1915 में आए थे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी। गांधी जी ने रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर को किस की उपाधि दी थी? तो बापू की उपाधि दी थी। हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग आदि किसकी पुस्तकें हैं? तो महात्मा गांधी जी की है। हरिजन, यंग इंडिया आदि पत्रिकाएं किसकी है? तो महात्मा गांधी जी की है। गांधी जी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। अर्थ मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह किसका कथन है? तो महात्मा गांधी जी का है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ में है? शिक्षा और संस्कृति में है। तो चलिए ये जो है 12वां चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अब काव्य खंड को देखते हैं। तो काव्य खंड स्टार्ट करते चलिए। राम नाम बिनु बथे जगी जमा। राम नाम बिना बथु जगी जन्मा पाठ की कौन सी विधा है? तो यह कविता है। राम नाम बिना बथे जगू जगी जन्मा पाठ के कवि कौन है? तो गुरु नानक है। गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। किन का जन्म स्थान ननकाना साहब के नाम से भी प्रसिद्ध है? तो गुरु नानक जी का। गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? तो कालू चंद्र खत्री नाम था। गुरु नानक के माता का क्या नाम था? तो तृप्ता देवी नाम था। गुरु नानक के पत्नी का क्या नाम था? तो सुलक्ष्मी नाम था। कवि किसने वर्ण श्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध किसके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया? तो गुरु नानक जी का। गुरु नानक की भेंट किस शासक से हुई? तो बाबर से। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु नानक जी। गुरु नानक देव जी पंजाबी भाषा के साथ साथ और किस भाषा में कविताएं लिखते थे? तो हिंदी भाषा में। गुरु नानक जी किस भाषा में मेल था? तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में। गुरु नानक देव जी की रचनाओं का संग्रह किसने किया था?
तो सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी। गुरु नानक देव जी की रचनाओं का संग्रह कब किया गया? तो 1604 ईस्वी में किया गया। सिख धर्म के गुरु नानक देव जी की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? तो गुरु ग्रंथ साहिब कहलाता है। जपजी, आशा, दीवार, हरिदास और सोहिला किसकी रचना है? गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब हुई? तो 1539 ईस्वी में। गुरु नानक देव जी के मुंह से निकले अंतिम शब्द क्या थे? तो वाह गुरु। गुरु नानक के पद में क्या मिलते थे? तो प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत मिलते थे। जो नर दुख में दुख नहीं माने किसकी रचना है? तो गुरु नानक जी की है। हरि रस के कवि का क्या अभिप्राय है? तो राम नाम के जप से गुरु नानक के पद है। तो प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत से किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो गुरु नानक, गुरु ज्ञान के बिना नहीं मिलती। गुरु नानक किस मार्ग के कवि है? तो निर्गुण भक्ति मार्ग के है। ननकाना साहब अब कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। तो चलिए दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अति सुधो सने। अति सुधो सने। अति सुधो सने को मार्ग है। तो पाठ की कौन सी विधा है? तो कविता है। अति सुधो सने को मार्ग है। पाठ के कवि कौन है? तो घनानंद जी है। कवि घनानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो 1689 ईस्वी में हुआ था। कवि घनानंद किस काव्य धारा के कवि है? तो रीति मुक्ति कवि है। घनानंद की हत्या किसने की? तो नादिर शाह के सैनिकों ने। घनानंद की हत्या कब हुई थी? तो 1739 ईस्वी में। कवि घनानंद किसके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काम करते थे। नादिर शाह के सैनिकों ने कवि घनानंद को क्या कहता था? तो जर जर कहता था। कवि घनानंद ने नादिर शाह के सैनिकों को क्या दिया था? तो रज 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 अर्थात 3 मुट्ठी धूल दिया था। प्रेम के पीर कवि कौन है? तो घनानंद जी है। घनानंद जी की भाषा कौन सी थी? तो वज्र भाषा थी। सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली, बल्ली आदि किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो घनानंद जी की है। घनानंद की भाषा थी तो परिष्कृत और शुद्ध वज्र भाषा थी। अति सुधो सने को मार्ग है। कविता घनानंद जी की किस रचना से ली गई है? तो घन आनंद से ली गई है। आंसू विहीन ले बरसों के कवि कौन है? तो घनानंद जी है। तुम कौन धो पाटी पढ़ो हो कहो मन लेहू पर देहू छाटक नहीं पंक्ति किस कविता की है? तो अति सुधो सने को मार्ग है। कवि ने परंजनीय किसे कहा? तो बादल को कहा। घनानंद के अनुसार कौन सा मार्ग अति सुधा और सरल है? तो स्नेह मार्ग।
मार्ग सुजान सागर किसकी रचना है? तो घनानंद जी की है। घनानंद जी की कविता किस की गहरी व्यंजना है? प्रेम की पीड़ा, मस्ती, वियोग, ये सभी की है। कवि के अनुसार परहित के लिए कौन देह को कौन धारता है? तो मेघ धारता है। रीति मुक्ति काव्य धारा के सिरमौर कवि है? तो घनानंद जी की है। कुंजन का अर्थ होता है? तो बगीचा होता है। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो सोविया और घना छड़ी है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। चलिए तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रेम अन्य श्री राधिका तीसरा चैप्टर का नाम है। तो प्रेम अनई श्री राधिका पाठ की कौन सी विधा है? तो कविता है। प्रेमी श्री राधिका के कवि कौन है? तो रसखान है। रसखान का जन्म दिल्ली के किस राजवंश में हुआ था? तो पठाना राजवंश में हुआ था। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? तो वज्र भूमि में चले गए थे। रसखान ने किसके पुष्टि मार्ग के दक्षिणा ली थी? तो स्वामी विठल नाथ से ली थी। रसखान ने स्वामी विठलनाथ से किसकी दीक्षा ली थी? तो पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? तो रसखान जी है। किस ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति से संबंधित रचनाएं हैं? तो सुजान रसखान में है। रसखान के किस छंद में सिद्ध थे? तो सवैया छंद में सिद्ध थे। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो रसखान जी थे। प्रेम ऐनी श्री राधिका कविता के दोहे का कहाँ से संकलित है? तो रसखान रचनावली से संबंधित है। रसखान किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के कवि है। रसखान के सवैया की भाषा है? तो ब्रज भाषा है। रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? तो 1610 ईस्वी में की थी। रसखान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। किसकी रचनाओं से मुक्ति होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान परकोटी ने हिंदू वारियों? तो रसखान जी कहा था। करील के कुंजन ऊपर वाले के कवि कौन है? तो रसखान जी है। कवि ने मालिन किसे कहा? राधा और कृष्ण जी को कहा। रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो जहांगीर का था। कवि रसखान ने किसे चीत चोर कहा? तो कृष्ण को कहा। रसखान कृष्णा द्वारा लीला गान का गान गाया? तो सवैया में। कवि रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा? राधा को कहा। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे? तो रसखान जी थे। कवि रसखान किसके परम भक्त थे? तो कृष्ण जी के परम भक्त थे। तो चलिए चैप्टर तीसरा खत्म हो गया और चौथा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चौथा चैप्टर का नाम है स्वदेशी। स्वदेशी पाठ कौन सी विधा है? तो कविता है। स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है? तो प्रेम घन है। प्रेम घन का पूरा नाम क्या है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है। प्रेम घन का जन्म कब हुआ था? तो 1855 में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रेम घन का निर्धन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। प्रेम घन
किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग के कवि थे। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना कब की थी? तो 1874 ईस्वी में की थी। रसिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रेमघन ने की थी। आनंद कादम्बनी मासिक पत्रिका तथा नगरी वरिद नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो प्रेमघन ने किया था। प्रेमघन की रचना किस नाम से संग्रहित है? तो प्रेमघन स्वरस की नाम से संग्रहित है। जिनर्न जनपद किसकी रचना है? तो प्रेमघन जी की है। भारत सौभाग्य किसकी रचना है? तो प्रेमघन जी की रचना है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा रचित कविता कौन सी है? तो स्वदेशी है। परदेश की विधा पढ़ने से क्या परिणाम हुआ? तो सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। प्रेमघन जी की कवि के साथ साथ थे तो निबंधकार, नाटककार, समीक्षक सभी थे। कवि के अनुसार सब भारत में क्या दिखाई नहीं पड़ता? तो भारतीयता दिखाई नहीं पड़ता। प्रेमघन ने किस कविता में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया? तो जिनर्न जनपद में किया। भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि कौन थे? तो प्रेमघन जी थे। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लाजाता पंक्ति किस कविता से उद्दिष्ट है? तो स्वदेशी भाषा से उद्दिष्ट है। सवे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात कछु न अब भारत में दर्शात। ये जो है भारतीयता का है। स्वदेशी कविता कहाँ से संकलित है? तो प्रेमघन स्वरस से संग्रहित है। चलिए 5वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 4था चैप्टर डिस्कशन कर लिए है। तो 5वां चैप्टर नाम है भारत माता। भारत माता पाठ की कौन सी विधा है? तो कविता है। भारत माता पाठ के कवि कौन है? तो सुमित्रानंद पंत है। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो 1980 ईस्वी में हुआ था। सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल्मोड़ा जिला के कौन सी उत्तराखंड में हुआ था। किस कवि के जन्म के 6 घंटे के बाद उसकी माता का देहांत हो गया था? सुमित्रानंद पंत जी का। सुमित्रानंद पंत की माँ का नाम क्या था? तो सरस्वती देवी नाम था। सुमित्रानंद पंत का निधन कब हुआ? तो 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुआ। प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि कौन है? तो सुमित्रानंद पंत जी है। सुमित्रानंद पंत का अंतिम काव्य कौन सा है? तो लोकायतन है। उच्छ्वास पल्लव वीणा ग्राम्य युगवाणी चिदंबरा इत्यादि ये रचना सब सुमित्रानंद पंत जी की है। सुमित्रानंद पंत को चिदंबरा की रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रानंद पंत कैसे कवि है? तो छायावादी कवि है। भारत माता कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो ग्रामीण से संकलित है। सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो उदास माटी की। भारत माता कविता में भारत माँ का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? तो यथा तथ्य। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख्य की तुलना कवि ने किस से की है? तो छाया युक्त चंद से की है। सुमित्रानंद पंत को मानवता सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया?
समाज की ओर आकृष्ट किया। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दलित और अभाव से ग्रसित है? तो 30 करोड़। सुमित्रानंद पंत के पिता का क्या नाम था? तो गंगाधर पंत नाम था। कवि पंत जी के अनुसार भारत माता का आंचल कैसा है? तो धूल भरा। पंत जी की प्रमुख काव्य कृति है? तो उच्छ्वास, ग्राम्य, चिदंबरा, उपयुक्त ये सभी है। सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदास ने किसे कहा? तो भारत माता को कहा। कवि पंत के अनुसार भारत माता है तो ग्राम वासिनी है। पंत के अनुसार गंगा, यमुना और क्या प्रभावित हो रहे हैं? तो भारत माँ के आंसू जल से। तो चलिए 5वां चैप्टर खत्म हो गया।